मैंने अनलॉक नहीं करी, बाकी डाल तो दी थी आप, तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि अपलोड कर दो। क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे बताइए आपका कॉस्ट पर बस पर एनम कितना आया? 3,78,000। कॉस्ट पर बस पर एनम इज 3,78,000। तो आपकी कॉस्ट पर बस पर मंथ कितनी आई? 378 डिवाइड बाय 12, 31,500 रुपीज है ना। एक महीने का खर्चा आ गया 31,500 रुपये। ये आया क्या सबका? अच्छा, फिर उसके बाद आपने कैटेगरी बनाई होगी, तो कैटेगरी इसमें दो ही थी, दैट इज अप टू 4 एंड अबव 4, मतलब अप टू 8। अच्छा, फिर आपने अगला कॉलम बनाया होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगला कॉलम क्या बनाया होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स थे? 50-50। और फिर आपने उनको वेट्स दिया होगा, तो वेट्स क्या है आपका? 1 और 2। तो आपके वेटेड स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो वेटेड स्टूडेंट्स आ गए 50 और 100, तो सब मिला के 150। और फिर आपने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट स्टूडेंट निकाला होगा, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट स्टूडेंट इज 31,500 डिवाइडेड बाय 150। अरे अरे को तो सही, कितना आएगा? 210 रुपये। तो आपकी कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी आएगी? 210 और 420। हाँ, अब बोलो। रिपेयर मेंटेनेंस शायद पर एनम लिखा हुआ था ना। हाँ, तो मैंने बताया था कि मेंटेनेंस तो फिक्स्ड ही होता है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को फिक्स्ड में ही लेते हैं। तो इसमें सिर्फ डीजल है जो वेरिएबल में आएगा इस क्वेश्चन में, बाकी सारे खर्चे फिक्स्ड कॉस्ट में है। मेंटेन ही तो फिक्स बोला था, रिपेयर को वेरिएबल बोला था। कि रिपेयर्स में कंफ्यूजन होता है कि वेरिएबल में ले कि फिक्स में ले, मेंटेनेंस तो हमेशा फिक्स में ही आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में। अब टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 सिनेमा हॉल। टॉपिक नंबर 3 सिनेमा हॉल। टॉपिक नंबर 3 सिनेमा हॉल। टॉपिक नंबर 3 इज सिनेमा हॉल। स्टूडेंट्स, सिनेमा हॉल जो है वो आप लोग वैसे तो जानते ही हो, एक सर्विस ही है। और इसमें अब हम लोग ना तो पैसेंजर किलोमीटर देखें और ना टन किलोमीटर देखेंगे, ये कोई डिस्टेंस से देने वाली सर्विस तो है नहीं। ये तो कितने शोज चला रहे हैं सिनेमा हॉल में, उसके अकॉर्डिंग सर्विस वेरी करती है। क्या मानते हो, एक हॉल में कितने शोज होते होंगे? स्क्रीन्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो 3 स्क्रीन का हॉल है और 4 शो तो होते ही है नॉर्मली, अगर बोले तो 12 शोज हो सकते हैं इसका मतलब। तो मतलब स्क्रीन और उस स्क्रीन पे कितने शोज चल रहे हैं उन पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग मूवी देखने आएंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर हम डिस्कशन करते हैं। और बोल रहा है द डेटा गिवन रिलेट्स टू वसंत टॉकीज, अ मिनी थिएटर। मिनी इसलिए बोल दिया कि जिससे आप समझे कि एक ही स्क्रीन है,
है ना, मल्टीप्लेक्स नहीं है, मल्टी स्क्रीन्स नहीं है, एक ही स्क्रीन है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1976 तो सैलरी है मैनेजर की, गेट कीपर है, ऑपरेटर है, क्लर्क्स है, चाहिए होते होंगे ये सब तो सिनेमा हॉल में। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, ऑयल तो मत पढ़ो उसको, कि ऑयल तो क्या लगेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी लगा बेसिकली। तो ऑयल मतलब यहाँ पर बेसिकली फ्यूल बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, फ्यूल। अच्छा, कार्बन 7235 मूवी दिखाने के लिए चाहिए होगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, एडवर्टिजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, और हायर ऑफ प्रिंट है। ये क्या है हायर ऑफ प्रिंट, मतलब वही मूवी को किराए पे लिया जाएगा। जैसे सिनेमा हॉल वाले मूवी खरीदते नहीं है, है ना, वो क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं, कि एक हफ्ते के लिए रेंट पे ले लिया, फिर अच्छा चल गया तो दूसरे हफ्ते के लिए भी रेंट पे ले लिया, और अच्छा चल गया तीसरे हफ्ते के लिए भी ले लिया, नहीं अच्छा चला पहले हफ्ते के बाद ही हटा दिया, है ना। तो ये लोग मूवी खरीदते नहीं है, क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं। भाई मूवी किसकी है, किसने बनाया मूवी, प्रोड्यूसर ने, तो वो सिनेमा हॉल वालों को क्यों देगा मूवी, तो रेंट तो लगेगा ना उस चीज़ का, तो वही हायर ऑफ प्रिंट। हाँ, खरीदते हैं चैनल वाले, खरीदते हैं ओटीटी वाले। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे देखनी है छावा मूवी, छावा, झावा नहीं, छावा, छावा मूवी नहीं पता आप लोगों को, अभी तो बहुत पॉपुलर हो रही है ना। तो छावा मूवी अभी तो सिनेमा हॉल में, तो एक हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक तो हॉल में मिल जाएगा, पर बाद में कभी देखना हो तो फिर या तो नेटफ्लिक्स पे मिलेगा, या अमेजॉन प्राइम पे मिलेगा, या जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना किसी ओटीटी पे अवेलेबल होगा वो, तो उन लोगों के पास वो हमेशा रहता है, और वो हमेशा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसको परमानेंटली खरीद लिया। पर अभी तो सिनेमा हॉल की बात हो रही है, वो तो क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट है। हायर ऑफ रेंट वेरिएबल, प्रिंट वेरिएबल है, कार्बन आपका वेरिएबल है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल वेरिएबल है, बाकी फिक्स में आ जाएंगे। मिसलेनियस आप बोल सकते हो कि वेरिएबल में ले लो, मिसलेनियस है। द प्रेमाइसेस आर वैल्यूड एट 6 लाख रुपए। बिल्डिंग कितने की है ना, जिस बिल्डिंग में हॉल चला रहे हैं उसमें हमारी बिल्डिंग जो प्रेमाइसेस है वो कितने की है, 6 लाख। एंड लाइफ 15 साल है, 15 साल चलेगा। प्रोजेक्टर एंड अदर इक्विपमेंट कॉस्ट 3,20,000 ऑन विच 10% डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज्ड। तो प्रोजेक्टर पे 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, सब फिक्स्ड एसेट है, इन पे क्या लगता है, डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेली 3 शोज आर रन थ्रू आउट द ईयर। एक दिन में आप 4 बोल रहे थे, ये लोग बोल रहे हैं 3 शो ही है, ठीक है ना। तो 3 शो ऐसे होगा जैसे 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, ठीक है। द टोटल कैपेसिटी इज 625 सीट्स, किसमें, सिनेमा हॉल में 625 लोग बैठ सकते हैं। विच इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, 3 कैटेगरी बना रखी है इसमें भी। तो जनता सर्कल 250 सीट, सन्मन सर्कल 250 सीट, और लॉर्ड सर्कल 125 सीट। तो क्या लग रहा है सबसे महंगा कौन सा है, लॉर्ड्स वाला है, वही कम है ना, और जनता और सन्मन ज्यादा है। द एसर्टेन कॉस्ट पर मैन शो, ये क्या होता है, मैन शो, व्यूअर्स, कॉस्ट पर व्यूअर बताओ, एक व्यूअर को दिखाने का खर्चा कितना है। Assuming that 20% of the seats remain vacant, 20% सीट खाली जाएगी। एंड वेटेज एवरेज है ये, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब फिक्स है कि 20% खाली ही रहती है ना, एवरेज है, कभी हाउसफुल भी होता होगा, कभी 50% फुल भी होता होगा, तो एवरेज है कि 20% सीट खाली रहते हैं। एंड वेटेज टू बी गिवन टू द 3 क्लासेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। वेटेज दे दिया, वेट्स दे दिया, है ना, कि जनता का वेट है 1, सन्मन का है 2, और लॉर्ड का कितना है 3, तो 1:2:3। सबसे महंगा कौन सा है,
लॉर्ड, और सबसे सस्ता कौन सा है? जनता। डिटरमाइन द रेट्स फॉर ईच क्लास। रेट्स मतलब टिकट की रेट, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर ईच क्लास इफ द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स 30% रिटर्न ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स। प्रॉफिट पूछ रहा है 30%। इग्नोर एंटरटेनमेंट टैक्सेस, वरना होता है एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है, तो वो इस बार इग्नोर करने बोला है। तो क्या लगा यहाँ पे सर्विस यूनिट किस में मेजर करें? अब मैन शोज। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि मैन शोज देखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं पहले स्टेप में। स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ मैन शोज। स्टूडेंट्स, आप लोग के रिजल्ट आने वाले हैं, तो ना अपनी पढ़ाई को अब लीनियंट नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा और पास हो जाएंगे उस दिन लगेगा कि वो हमने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। तो इसीलिए चाहे ये 3-4 दिन आने वाले हैं, पर इनको भी सीरियसली लेना है, पढ़ना है इसमें भी, ठीक है? क्योंकि टाइम वेस्ट करना अपने लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद टाइम कम दिखता है, अगला एग्ज़ाम आने ही वाला है ना? जनवरी आ ही जाएगा बस, मार्च अभी स्टार्ट हो चुका है, तो 9 मंथ्स के आसपास ही आपके पास है अभी। तो बिल्कुल भी अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये 3-4 दिन भी क्रूशल है अपने लिए। तो छुट्टियां मत करना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस, क्योंकि ये मिस हो जाएंगे तो फिर आगे कवर करने में दिक्कत आएगी। कैलकुलेशन ऑफ मैन शोज पर एनम। मुझे बताओ टन किलोमीटर कैसे निकालते थे? टन इंटू किलोमीटर, है ना? पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाल रहे थे? पैसेंजर इंटू किलोमीटर। तो कोई पूछे मैन शोज कैसे निकलेगा सर? मैन इंटू शोज, मैन इंटू शोज। तो बताइए, जनता सर्कल का निकाल के इंटू 3 कर दूंगा तो बाकी का भी आ जाएगा क्या? नहीं ना, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो बताओ जनता सर्कल में कितने मैन है? 250 सीट थी और 20% खाली रहता है, तो यानी 80% ही तो ऑक्यूपाई होता है। और ऐसे दिन के 3 शोज है, तो आ गया मैन शोज। पर ये एक दिन का आया, ये एक दिन का आ गया, तो इंटू 365, क्योंकि मैंने लिखा है पर एनम। सिनेमा हॉल की कोई छुट्टी नहीं होती। स्कूल बस में तो कल बोल दिया था 2 महीने छुट्टी है, ठीक है, 24 दिन ही चलेगा। सिनेमा हॉल तो पूरे साल चलता है, कोई छुट्टी नहीं होती। कोई स्ट्राइक ही हो जाए तो छुट्टी होती है, और वो एब नॉर्मल होता है, ठीक है ना, वरना छुट्टी नहीं होती है। बोलते ना, जैसे आज राजस्थान बंद रहेगा, आज जयपुर बंद रहेगा, तब वो छुट्टी होती है उनकी, वरना कोई छुट्टी नहीं है। कितना आ रहा है? 2,19,000। सिमिलरली फिर सनमन सर्कल, तो सनमन सर्कल जो है, तो सनमन सर्कल में कितने सीट है? 250, और इंटू 80% इंटू 3 और इंटू 365 इंटू 2। क्यों वेटेड नहीं निकाल रहा अभी, सिर्फ मैन शोज निकाल रहा हूँ, अभी इक्विवेलेंट नहीं बना रहा इसको। तो कितना आ रहा है? 2,19,000। और ऐसे स्टूडेंट्स लॉर्ड सर्कल, लॉर्ड सर्कल, तो लॉर्ड सर्कल में कितना? 125 सीट्स इंटू 80% और इंटू 3 और इंटू 365, 109,500, 109,500, 109,500। कितना आएगा? 5,47,500 व्यूअर्स। मतलब इतने टिकट बिकेंगे मेरे, 5,47,500 टिकट बिकेंगे मेरे, ठीक है? अरे क्या एवरेज है ये, कमर्शियल है ये एक तरह से,
है ना, एब्सोल्यूट तो नहीं बता सकते। ये कैसे बताए कि हर शो में कितने व्यूअर्स हैं, है ना, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, तो एवरेज बेसिस पे ही चलेगा, ये कमर्शियल ही है, इसमें कभी एब्सोल्यूट लग ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ नहीं पढ़ाया कि दो तरह के होंगे, एब्सोल्यूट और कमर्शियल, ये हमेशा कमर्शियल बेसिस पे ही चलेगा। आगे जितने भी सर्विसेज हैं सब कमर्शियल से ही चलेंगे। जैसे मान लो होटल है, तो क्या लगता है होटल की ऑक्यूपेंसी फिक्स रहती होगी क्या? एवरेज से ही चलेगा। हॉस्पिटल है, तो क्या हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी सेम रहती होगी क्या? ये भी एवरेज से चलेगा। तो मतलब एक बार समझा दिया कि एवरेज होता है, तो अब आगे सारे सर्विसेज एवरेज से ही चलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 इज कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम। हाँ, सेल्स अलग निकाल देंगे। एक बार चेक करो क्वेश्चन में पूछा क्या है, कॉस्ट पर मैन शो पूछा है या रेट पर मैन शो पूछा है? कॉस्ट भी पूछा है ना, तो इसलिए कॉस्ट पहले निकाल ले रहे हैं। वहाँ मैं टेकिंग वहाँ साथ में निकाल रहा था जहाँ पे कोई चीज़ उसका परसेंट था। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले ए वेरिएबल कॉस्ट, ए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में है 4-5 आइटम, और बी फिक्स्ड कॉस्ट। ए वेरिएबल कॉस्ट, बी फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले मैनेजर सैलरी दे रखा है, किस में आएगा? फिक्स्ड में आएगा ये। तो मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स सैलरी 800 रुपये पर मंथ। तो 800 इंटू 12 इंटू 1 9600। फिर है गेट कीपर, गेट कीपर सैलरी। तो गेट कीपर सैलरी है 200 इंटू 12 इंटू 10 24,000। और इसके अलावा ऑपरेटर सैलरी, तो ऑपरेटर सैलरी है 400 रुपये पर मंथ इंटू 2 9600। और इसके अलावा क्लर्क्स सैलरी, तो क्लर्क्स सैलरी है 250 रुपये पर मंथ इंटू 4 12,000। और इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल में ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल। तो 11,655। और कार्बन भी वेरिएबल में आ जाएगा। कार्बन क्या है कि पहले मूवी प्रोजेक्टर से जो चलती थी ना, उसमें रील लगता था, है ना, तो वो रील में कार्बन यूज़ होता था। पर अब तो क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू चलता है, तो इसलिए अब कार्बन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वरना पहले क्या होता था, बड़े बड़े रील्स होते थे, वो फिक्स कर देते थे और वो घूमता रहता था और मूवी चलती रहती थी, तो उसमें कार्बन की ज़रूरत पड़ती थी। तो क्योंकि पुराना क्वेश्चन है 1976 बोल रहा है, तो इस वजह से वो कार्बन दे रहा है। मिसलेनियस भी इसी में ले लेते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है 5425। फिर एडवर्टिजमेंट, तो एडवर्टिजमेंट जो है वो आपका है 34710, 34710। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस,
तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 18,000 और वेरिएबल में आएगा हायर ऑफ प्रिंट। तो हायर ऑफ प्रिंट है 14,70,700, 14,70,700। तो वेरिएबल का टोटल आएगा, वेरिएबल तो आ ही जाएगा ना, टोटल ए 149,015, क्योंकि डेप्रिसिएशन वेरिएबल में नहीं आता है, डेप्रिसिएशन किस में आता है, फिक्स्ड में आता है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्रेमाइसेस, तो प्रेमाइसेस का डेप्रिसिएशन है, प्रेमाइसेस कितने की है, 6 लाख, और स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय लाइफ 15 साल, कितना आएगा, 40,000। और ऐसे डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर कितने का है स्टूडेंट, 3,20,000, और उसका 10% डेप्रिसिएशन कितना आता है, 32,000। हम लोग एनुअली कर रहे हैं, इस वजह से आपको डिवाइड बाय 12 करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। टोटल बी 179910, 179910 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी ए प्लस बी कितना, 1674925। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ए प्लस बी इज 1674925। ठीक है, तो बताओ कॉस्ट पर मैन शो कितना आएगा। मैन शोज मैंने निकाल ही रखे हैं, डिवाइड कर दो, नहीं वही पर मैन शो, कॉस्ट भी पर एनम है, मैन शो भी पर एनम है, तो अपने आप पर मैन शो आ जाएगा। कितना, रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो तो अलग अलग कैटेगरी का आएगा ना, यही तो ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट ऐसे मैन शो से डिवाइड नहीं करना है, उसको वेट्स भी तो देना है। यही तो कल समझा रहा था मैं कि डायरेक्ट मैन शो से डिवाइड नहीं करना है। तो बताइए पहला कॉलम क्या होगा, सर्कल। तो 3 सर्कल बना रखे हैं, जनता सर्कल, सन्मन सर्कल, लॉर्ड सर्कल। फिर अगला कॉलम कल बनाया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां क्या लिखेंगे, मैन शोज, यहां यूनिट मैन शोज है। व्हाट इज द मैन शोज, 2,19,000, 2,19,000 और 1,09,500। टोटल कितना आएगा, 5,47,000। पर ये क्या काम का, टोटल क्या काम आएगा बताओ। हाँ बस निकाल दिया है वो अलग बात है, बाकी समझे तो काम तो नहीं आएगा ये। अब इनको क्या देना पड़ेगा, वेट्स देना पड़ेगा। 3:2:1 था या 1:2:3, 1:2:3। तो ये बन जाएगा इक्विवेलेंट मैन शोज। तो इक्विवेलेंट मैन शोज आ जाएंगे 2,19,000, 4,38,000 और 3,28,500। तो ग्रैंड टोटल करें तो कितना आता है, 985500, 985500। तो मेरी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट मैन शोज आ जाएंगे, है ना। एक्स वाले तरीके से नहीं करना है एग्जाम में,
आपको ये टेबल वाला ही अप्रोच लगा के आना है। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट मैन शोज, क्योंकि फिर क्या हुआ कि मान लो एग्जाम में रॉन्ग कर दिया और आपने कॉपी मंगा ली और वो गलत दिखा, तो मैं यही रीज़न बोलूँगा कि मैंने तो बोला था कि एक्स नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग कर देते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं यही प्रेफर करना है। और इवन एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको यही मेथड सीखना है। कितना आएगा? 1.70, 1.70। तो आपका कॉस्ट पर इक्विवेलेंट, मतलब सॉरी, कॉस्ट पर मैन शो आ जाएगा, कॉस्ट पर मैन शो। तो बताओ ये जो 1.7 आया ये कौन सी कैटेगरी का है? पहले वाली का, जिसका 1 है वेट्स, उसका आएगा ये आंसर। तो 1.7, तो 2 के लिए कितना होगा? 3.4, और 3 के लिए कितना होगा? 5.1। अच्छा, मेरे पास राइट हैंड साइड में स्पेस है, आपके पास नहीं हो तो नीचे लिखना। रेट पर मैन शो भी पूछा था क्वेश्चन ने, टिकट की सेलिंग प्राइस भी पूछी है। तो आपने टिकट की कॉस्ट तो निकाल ली कि एक टिकट की कॉस्ट है 1.7, तो अब उसको कस्टमर को कितने में दोगे? 30% जोड़ के। 30% प्रॉफिट बोला है, चेक करिए, है ना? क्या बोला है? डिटरमाइन द रेट फॉर ईच क्लास इफ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट 30% रिटर्न ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स। तो ग्रॉस प्रोसीड मतलब क्या? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट? ग्रॉस प्रोसीड्स, जो मिलता है, यानी टेकिंग्स। तो टेकिंग्स का 30%, तो टेकिंग्स इज 100, टेकिंग्स इज 100, प्रॉफिट इज 30, तो कॉस्ट कितना हुआ? 70। तो 1.70 70 के लिए, तो 100 के लिए कितना होगा? 2.43। कैसे किया मैंने? एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। कॉस्ट है, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो उससे मेरी सेलिंग प्राइस आएगी। तो मेरी कॉस्ट दे रखी है 1.7 और वो बोल रहे हैं टेकिंग्स का 30% करना है। तो प्राइस अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 30 है, तो कॉस्ट कितना है? 70। तो ये 1.70 जो है ये 70 के लिए है, तो 100 के लिए कितना आएगा? 2.43 तो आएगा। अरे आएगा क्या? तो फिर बताइए सेकंड कैटेगरी में 4.86 आएगा। कैसे निकाला? 3.4 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, या फिर आप इंटू 2 भी कर सकते थे, तो भी यही आएगा। और फिर ऐसे ही 7.29, 5.170 के लिए, तो 100 के लिए कितना होगा? तो 7.29। अगर आप पहले टेकिंग्स निकाल देते यहीं पर, जैसे कॉस्ट में ऐड कर दिया प्रॉफिट, टेकिंग्स आ गई, तो आपका रेट पर मैन शो तो आ जाता, पर कॉस्ट पर मैन शो कैसे आता? हाँ, तो फिर माइनस करना पड़ता ना। तो मैंने ऐसे किया कि कॉस्ट निकाल लो, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो। आप बोल रहे हो मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा, फिर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा, वो तो एक ही बात हुई ना। आ रहा है क्या? क्लियर है? आगे? हाँ, इक्विवेलेंट का मतलब मैंने ऐसे समझाया था कि जैसे मैं 2,19,000 व्यूअर्स से 1 रुपए लेने के लिए तैयार हूं, पर बाकी के 2,19,000 से 2 रुपए लेने के लिए तैयार हूं। तो मतलब कुछ लोगों से 1 रुपए ले रहा हूं, कुछ लोगों से 2 रुपए ले रहा हूं, तो ये मेरे को दोनों अलग दिख रहे हैं। पर अगर मैं इस 2,19,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4,38,000 लोगों से 1 रुपए ले रहा हूं, ऐसा बोल सकता हूं क्या? तो उससे क्या होगा? आपसे भी 1 ले रहा हूं, उनसे भी 1 ले रहा हूं, तो आप इक्वल बन गए, इसलिए उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या आप 100 kg में 100 ग्राम ऐड कर सकते हो? कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो केजी को ग्राम बनाओ,
या ग्राम को केजी बनाओ। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ या तो 1 रुपी वालों को 2 रुपीज वालों के इक्वल बनाओ, और या फिर 2 रुपीज वालों को 1 रुपी वालों के इक्वल बनाओ, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो वेटेड अप्रोच थोड़ा थोड़ा अब समझ में आने लग गया ना। तो एक और करते हैं वेटेड का क्वेश्चन। है क्यों नहीं है? वेट का क्वेश्चन और करने के लिए सर्विस बदलना पड़ेगा। अब हम होटल का क्वेश्चन करेंगे। क्या होटल में भी रूम्स की कैटेगरी होती है? ठीक है ना। तो सिनेमा हॉल का ही दोबारा नहीं करा के मैं आपको नए सर्विस का करा देता हूँ। सिनेमा हॉल कभी एग्जाम में आया नहीं है, सिनेमा हॉल का क्वेश्चन कभी नहीं आया एग्जाम में। हाँ, कब बोला मैंने क्या आया? अरे पागल है ये एकदम। ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही बोला था मैंने कि ये 1976 का बना हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पुरानी रेट्स थी। ये कब बोला कि एग्जाम में आया है? एग्जाम में आया होता तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ उसके। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो उनके नीचे लिखता हूँ मैं। जैसे आप चेक करेंगे तो नहीं, फिर भी जैसे अब जैसे मैंने 22 डाल रखा है, तो मैंने लिख दिया कि मैंने 22 कहाँ से लिया है, तो आपके स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है ये। ठीक है, फिर आगे जैसे 23 है, अगेन स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। फिर आगे जैसे हम देखेंगे 25 है, तो लिख दिया स्टडी मटेरियल में भी है, मई 18 में भी आया हुआ है, जनवरी 21 में भी है। ऐसे जो आए हुए हैं वो उनके नीचे लिखे हुए हैं। तो जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, वो अभी तक आया नहीं है। कि आ जाए तो ऐसे करना है। चलिए 21 देखते हैं। होटल हेडिंग हो जाएगी अपनी टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4, होटल सर्विस। बोल रहा है अ होटल हैज 3 टाइप्स ऑफ रूम्स, ए, बी एंड सी। रूम्स में क्या फर्क होता है? रूम तो रूम ही होता है। हाँ, फीचर्स का फर्क होता है भाई। जैसे एक में सिर्फ टीवी है, तो एक में टीवी भी है, एसी भी है, और एक में टीवी भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ दे रखा है उसमें, है ना। और जैसे पुराने ज़माने में होता था कूलर है और एसी है, कि ना किसी में कूलर है किसी में एसी है, तो ऐसे कैटेगरीज हो जाती है। You are to suggest what rent should be charged। इसका क्या मतलब हुआ? What rent should be charged, सेलिंग प्राइस, जिसको एक्चुअली होटल के केस में बोलते हैं टैरिफ। क्या बोलते हैं? टैरिफ रेट बोलते हैं। तो टैरिफ कितना है उसका ये बताना है। फॉर ईच रूम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट लाइन है, द रेंट ऑफ बी रूम, ध्यान से पढ़ना। The rent of B room is fixed as 1.5 times the C room, है ना। B रूम का रेंट C रूम का 1.5 गुना है। तो महंगा कौन सा हुआ? ए। अरे अभी हमने B C पढ़ा, आपका ए आ गया। B महंगा हुआ ना। B का रेंट C के रेंट का 1.5 गुना है, तो महंगा रूम कौन सा हुआ? बी। एंड दैट ऑफ ए रूम इज ट्वाइस द सी रूम, तो मतलब ए सबसे महंगा हो गया। तो क्या मैं रेशो बोलूं 2:3:4? अच्छा, 4:3:2। मतलब अगर ए बोलेंगे तो उसका रेंट अगर 4 रुपए तो सी का रेंट 2 रुपए, क्योंकि ए का रेंट डबल है सी के। तो ए अगर 4 है तो सी 2 है, तो बी सी का 1.5 गुना है, तो यानी 3 हो गया ना। अच्छा, आप लोग शायद बोल रहे थे 2:1.5:1, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, मैंने बोला था बस वो पॉइंट को अवॉइड कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर एमसीक्यू आए तो चेक कर लेना कि 432 से मैच कर रहा है या 2151 से मैच कर रहा है। देयर आर 20 ए रूम्स, 30 बी रूम्स एंड 100 सी रूम्स इन द होटल। इतने इतने तरह के रूम है अपने पास। नॉर्मली 60% ऑफ ए टाइप, 80% ऑफ बी टाइप and 90% of C type rooms are occupied in summer। तो समर सीजन में है ना, गर्मी में हमारी ऑक्यूपेंसी कम रहती है। तो गर्मी में 60%, 80% और 90% ही रहती है, पूरा 100% ऑक्यूपाई नहीं हो रहा। पर बोल रहा है इन विंटर तो और बुरा हाल है, 20%, 20% और 50% रूम ही ऑक्यूपाइड रहता है। क्यों? तो मतलब सर्दी में लोग कम घूम रहे हैं और गर्मी में लोग ज़्यादा घूम रहे हैं। हिल स्टेशन होगा कोई, तो हिल स्टेशन होगा तो गर्मी में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं वहाँ पर, और सर्दी में कम जाना पसंद करते हैं। होता है ना, जैसे राजस्थान में रहते हैं अपन, तो यहाँ समर्स में बहुत गर्मी होती है, तो लोग क्या करेंगे, हिल स्टेशन की तरफ घूमने जाएंगे। पर जब ऑलरेडी विंटर है तो यहीं विंटर है और वहाँ तो और ज़्यादा विंटर है, तो वहाँ पर तो स्नोफॉल ही देखने जाएंगे बस खाली, है ना। तो कम ऑक्यूपेंसी होती है। अच्छा, समर होते कितने टाइम के लिए, कैसे पता? तो आगे भाग गया ये, समर्स में बी अज्यूम्ड फॉर 7 months। ये आपको क्वेश्चन हमेशा बताएगा, हम खुद अज्यूम नहीं कर सकते। तो कभी 7 महीने बोलेंगे, कभी 6 महीने बोलेंगे, कभी 8 महीने बोलेंगे, ऐसे चेंज करते रहते हैं। एंड विंटर्स फॉर 5 months इन अ ईयर। समर कितने महीने? 7 महीने। विंटर कितने महीने? तो ये जो ज्यादा ऑक्यूपेंसी है वो कब होती है? समर में। और कम ऑक्यूपेंसी कब होती है? विंटर में। नॉर्मल डेज इन अ मंथ 30 लेने हैं आपको। मतलब आपको 30, 31, 30, 31 ऐसे नहीं सोचना है, आपको हर महीने का डेज 30 मानना है। एड 25% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स नहीं है इस बार, ऑन कॉस्ट है। जो खर्चा है उसी में 25% जोड़ देना टू फाइंड आउट द रूम रेंट। रेंट निकालना है आपको। एक्चुअल एक्सपेंसेस बता दिए। सैलरी 2,20,000 है, फिक्स्ड या वेरिएबल? सैलरी फिक्स्ड। अच्छा, रूम अटेंडेंट सैलरी पर डे, रूम अटेंडेंट की सैलरी पर डे इफ ऑक्यूपाइड, वेरिएबल हो गया ना, अगर ऑक्यूपाई होगा तो ही लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट है। और उसकी बहुत सारी रेट्स दे रखी है कि ए रूम की रेट अलग है, बी की रेट अलग है, सी की रेट अलग है, समर वाइज अलग है, विंटर वाइज अलग है, वेरिएबल ही हुआ ये तो, है ना। अच्छा, लाइटिंग कॉस्ट पर मंथ बोलो, पर लिखा हुआ है इफ रूम इज ऑक्यूपाइड, वेरिएबल। अगर ये इफ रूम इज ऑक्यूपाइड नहीं लिखा होता ना तो मैं फिक्स मानता, पर क्योंकि इन्होंने लिख दिया कि नहीं इफ रूम इज ऑक्यूपाइड, तो फिर ये वेरिएबल में जाएगा। ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंस है, रूम ऑक्यूपाई होगा तो ही लगेगा। फॉर समर एंड विंटर बोल रहे हैं ए में 80 रुपए लगता है, बी में 60 और सी में 40। ए में 80 क्यों? इक्विपमेंट ज़्यादा लगे हुए होंगे इसमें, तो लाइट ज़्यादा लगती है, और सी में कम लगे हुए होंगे इसलिए कम लगती है। पावर भी लगता है पर मंथ, बोलो। नहीं नहीं, पर आगे लिखा हुआ है यहाँ इफ रूम इज ऑक्यूपाइड, तो वेरिएबल है। फॉर समर एंड विंटर एज फॉलोज, ए में 40, बी में 30, सी में 20। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ जाता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड लिख दिया, डेकोरेशन फिक्स्ड, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन सब फिक्स्ड में ही आता है। तो निकालना क्या है वो तो बोला ही नहीं, तो वो फर्स्ट लाइन में ही लिख दिया था कि व्हाट रेंट शुड बी चार्ज्ड। तो क्या लगा, हमने पढ़ तो लिया पूरा क्वेश्चन, तो क्या यहाँ पे सर्विस यूनिट मैन शोज बोलेंगे? रूम डेज, और वो कैटेगरी भी है तो वेटेड रूम डेज हो जाएगा। आया क्या? लिखिए, हेडिंग में लिख लीजिए बस, द सर्विस यूनिट इज रूम डेज। टॉपिक 4 होटल सर्विस में लिखिए, द सर्विस यूनिट इज रूम डेज, रूम डेज।
और रूम डेज निकलेगा कैसे? ब्रैकेट में लिखेंगे रूम इनटू डेज, ब्रैकेट में लिखेंगे रूम इनटू डेज, रूम डेज। तो एक काम करते हैं, रूम डेज निकालते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज पर एनम। क्या क्वेश्चन आपको रूम्स बता रहा था और क्या वो डेज भी बता रहा था, कितने डेज में ऐसा हो रहा है, तो इसलिए रूम डेज निकल जाएगा, रूम इनटू डेज। बताओ रूम ए में कितने रूम डेज? तो समर अलग निकलना चाहिए, विंटर अलग निकलना चाहिए, तो इसलिए हम दो कॉलम बना देंगे, समर अलग, मतलब नीड के हिसाब से ही होती है कैलकुलेशन। मतलब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैंने यहाँ समर विंटर किया तो हर क्वेश्चन में यही करूँगा, है ना, आपको क्वेश्चन को पढ़ के देखना पड़ेगा। तो क्या इसमें ऐसा लिखा था कि समर की ऑक्यूपेंसी अलग है और विंटर की ऑक्यूपेंसी अलग है, तो इसलिए मुझे समर का और विंटर का अलग निकालना पड़ा। अगर वो बोलते नहीं पूरे साल ऑक्यूपेंसी यही रहती है तो फिर हम लोग एक साथ निकाल लेते। तो बताइए रूम ए कितने रूम है? 20 रूम है और ऑक्यूपाइड कितने रहते हैं? 60%। तो 12 रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं ऑन एन एवरेज, और डेज कितने हैं? 30। तो ये रूम डेज आ गए, पर इंटू 7 जरूर कर देना, क्योंकि समर सीजन कितने मंथ्स का है? 7 महीने का। इंटू 7 मत भूल जाना, 2520। तो रूम इंटू डेज कर तो दिया, पर वो 1 महीने का आया, तो 7 महीने कितना होगा? तो इंटू 7 करना पड़ेगा ना। अरे करना पड़ेगा क्या? तो विंटर में बताओ 20 इंटू 20% और इंटू 30 इंटू 5, 600। तो टोटल आ जाएगा 3120, टोटल आ जाएगा 3120। टोटल कितना? 3120। ऐसे ही रूम बी, तो बताइए रूम बी कितने थे? 30, और ऑक्यूपाइड कितने? 80%, और इंटू 30 और इंटू 7, 5040। तो इधर 30 इंटू 20% और इंटू 30 इंटू 5, 900। तो ग्रैंड टोटल हो जाएगा 5940। और रूम सी है, कितने रूम्स है सी के? 100, पर क्या सारे ऑक्यूपाइड रहते हैं? 90%, और इंटू 30 इंटू 7, 16, 18,900। और इधर 100 इंटू 50% और इंटू 30 इंटू 5, 7,500। टोटल मिला के 26,400। और ओवरऑल टोटल कितना? सॉरी, 35460। ग्रैंड टोटल आ रहा है 35460। रूम डेज का ग्रैंड टोटल आ रहा है 35460। आ रहे क्या यही? फिर क्या करते हैं? कॉस्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप टेकिंग्स भी साथ में निकाल सकते हो, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट पूछा नहीं है आपसे, रेंट ही पूछा है सीधे। तो आपकी चॉइस है कि आप कॉस्ट निकाल सकते हो और चाहो तो यहीं पे टेकिंग्स भी कर सकते हो। तो मैं टेकिंग्स निकाल देता हूँ यहीं पर, एंड टेकिंग्स पर एनम। बाकी ये चॉइस है, जस्ट आप सिर्फ कॉस्ट निकाल सकते हो, बाद में प्रॉफिट ऐड कर देना। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, मतलब कॉस्टिंग सब्जेक्ट में क्या होता है ना, ऐसे कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है कि हमेशा यही करना
है ना, ये नीड के अकॉर्डिंग होता है, क्वेश्चन जो मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ए वेरिएबल कॉस्ट और हाँ नहीं क्या है कि ए बी सी वाइज तो हम वेट्स के रेशियो में बांटेंगे ना। अभी अगर मैं ए बी सी कर दूंगा तो फिर वेट्स के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? तो यही तो सिखाया मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन से कि हम लोग पहले ही अलग अलग नहीं कर रहे, हम पहले एक साथ निकाल ले रहे हैं फिर उसको वेट्स के अकॉर्डिंग अलग कर रहे हैं। जैसे मान लो डेकोरेशन एक्सपेंस है, तो बताओ ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना, तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बोल रहे हैं एक बार पहले टोटल निकाल लो फिर वेट्स के रेशियो में बांट देना। अगर लगता है कि सब कुछ ही अलग अलग दे रखा है तो फिर मैं अलग अलग करता, आपकी बात भी मैं मानता। जैसे एक क्वेश्चन किया था इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, तो वहाँ उन्होंने अलग अलग ही दे रखा था सब कुछ, तो हमने शुरू से ही अलग अलग ही किया उसको। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि कंबाइंड कॉस्ट दे रखी है फिर उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में आपका एक तो लाइट आएगा, पावर आएगा, रूम अटेंडेंट, सैलरी आएगी, 1 2 3 4 लाइन छोड़ दो, और फिर बी फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले स्टाफ सैलरी किस में आएगा? फिक्स्ड में आएगा। वो एसी बंद कर दो, अब वैसे भी सब निकलेंगे। स्टाफ सैलरी कितना है? 2,20,000। स्टाफ सैलरी है कितनी? 2,20,000। स्टाफ की सैलरी 2,20,000। और इसके अलावा रूम अटेंडेंट सैलरी वेरिएबल में आएगा, क्योंकि वो इफ ऑक्यूपाइड होगा तो ही लगेगा। तो रूम अटेंडेंट सैलरी कितना बताओ? ए में और बी में 19,170 और सी में अच्छा इंडिविजुअल बता रहे हो आप? ए का, बी का ग्रैंड टोटल लिखना है ना, यहाँ तो तीनों का टोटल चाहिए। परफेक्ट, 93,150 आएगा। 93,150। तो आपको ऐसा लगा क्या कि इसकी भी अलग से वर्किंग कर ले तो ठीक रहेगा? जो मैंने बोला, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, नीड के अकॉर्डिंग होता है। तो लग रहा है ना यहाँ पर कि डायरेक्टली तो आ ही नहीं रहा हमारा, तो इसलिए इसका वर्किंग नोट बना लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो वर्किंग नोट 1 होगा 93,150 का। तो मैं बता देता हूँ ये कैसे आ रहा है, किसी को अगर नहीं आया हो तो। देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में बोले 3 रूम है, ए बी और सी, और उन्होंने बोला कि समर का सैलरी अलग है और विंटर की सैलरी अलग है। समर की अलग है, विंटर की अलग है, और उनका टोटल कर देंगे अपन फिर। तो बताइए रूम ए में सैलरी कितनी है? जल्दी बोलिए। रूम ए में सैलरी 4 रुपये है समर में, और विंटर में कितना है? 6 रुपये। अच्छा, ये 4 पर मंथ है या 4 पर डे है?
पर डे है, पर अटेंडेंट पर डे। तो बताओ डेज कितने थे? डेज कितने थे? रूम डेज नहीं पूछ रहा हूं, डेज कितने थे? 30। तो क्या करोगे? 4 × 30, ठीक है? तो ये 1 महीने का आ गया। इंटू 7 करोगे, 7 महीने का आ गया। पर ये एक रूम का आया। कितने रूम का आया ये? और हमारे समर में कितने रूम ऑक्यूपाई हो रहे थे? 12 रूम। तो एक बार करना, ये 30 × 7 × 12, 25। तो मैं बोल रहा हूं ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो वापस से क्यों सोच रहे हो कि इंटू डेज कितने, इंटू रूम्स कितने, है ना? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2520 से। तो बिल्कुल कुछ लोग समझ गए थे कि इसी से करना है, पर कुछ लोग नहीं भी समझ रहे थे, इसलिए मुझे समझाना है ना? भाई 4 रुपए पर डे है, तो उसको डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको रूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही तो हमने निकाल दिया, रूम डेज। समझे क्या? कितना आएगा? 10080। और विंटर में 6 रुपीज इंटू कितने रूम डेज है? चेक करिए, 600। तो ये आ जाएगा 3600। तो ग्रैंड टोटल आएगा 13680। आ रहा है क्या ग्रैंड टोटल? 13680। फिर रूम बी में, रूम बी में बोलिए रेट कितनी? रूम बी में रेट कितनी? 3 रुपीज। तो 3 × 5040, 15120। और 4.5 × 900, 4050, 19170। और रूम सी में रेट है कितनी? 2 रुपए। तो 2 × 18 900, 37,800। और ऐसे ही 3 × 7500, 22,500, 60,300। और ग्रैंड टोटल आएगा 93,150। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया रूम डेज से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि रूम डेज का मतलब ही तो यही है कि कितने दिन कितने रूम। तो जब एक दिन का दे दिया तो उसको रूम डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे टाइम का आ जाएगा ना कॉस्ट। आएगा क्या? जल्दी बोलिए। चलिए, फिर ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी लाइट की कॉस्ट निकालने में। बताओ कितना? नहीं, रॉन्ग। 55,400 लाइटिंग का खर्चा आएगा। 55, क्या बोल रहे हो? 55,400। इसमें एक्चुअली पर डे नहीं दे रखा है, पर मंथ दे रखा है। ध्यान से देखो, तो मतलब पर मंथ को पर डे कैसे बनाते हैं? डिवाइड बाय 30। तो जब 80 रुपए रेट है तो वो डिवाइड बाय 30 होगा और फिर मल्टीप्लाई बाय डेज होगा, तब आपका पूरे 7 महीने और 5 महीने का निकलेगा। तो एक काम करते हैं, इसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वर्किंग नोट 2, तो इसीलिए मैंने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया था कि नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हर क्वेश्चन में नहीं बनाया वर्किंग नोट, पर इस क्वेश्चन में लग रहा है कि बनाना चाहिए तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, क्या यहाँ पे समर और विंटर का अलग अलग चाहिए? तो मैं ना ये वर्किंग नोट लाइटिंग के लिए भी बना दे रहा हूँ और पावर के लिए भी बना दे रहा हूँ, दोनों का एक साथ आ जाएगा। तो बताओ रूम ए लाइटिंग का खर्चा कितना है? 80। और 80 को डिवाइड करिए 30 से एंड मल्टीप्लाई बाय 3120, मल्टीप्लाई बाय 3120।
3120 कहाँ से आया? 3120 कहाँ से आया? समर और विंटर का टोटल रूम डेज कितना आ रहा है? 8320। फिर रूम बी में लग रहा है 60 रुपए पर मंथ, तो डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा और इंटू 5940 11880। और ऐसे ही रूम सी, तो रूम सी में स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 डिवाइड बाय 30 और इंटू 26400 35,200। तो क्या इन सब का टोटल 55,400 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या 55,400? हेलो? अभी मैं क्लास में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा पावर, तो पावर में स्टूडेंट्स रेट क्या है? 40 रुपए डिवाइड बाय 30 और इंटू 3120 4160 और ऐसे 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 5940 तो 5940 और इधर 20 डिवाइड बाय 30 इंटू 26,400 17,600 तो ग्रैंड टोटल 27,700। तो यहाँ पे हमारा पावर का खर्चा भी आ गया, बस अब तो होने ही वाला है। यही 3 मेन कॉस्ट थे, इसमें तीनों पे स्टार लगा देना, तीनों आइटम इंपॉर्टेंट थे। बस अब तो फिक्स्ड खर्चे दिए हुए हैं, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 42,000 और डेकोरेशन एक्सपेंस, तो डेकोरेशन एक्सपेंस है 50,000 और अदर एक्सपेंसेस है कितने के? 76,550 और डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग है तो 14 लाख का 5% कितना आएगा? 70,000। 14 लाख का 5% 70,000 और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे है 3 लाख का 10% कितना? 30,000। तो टोटल ए 176250 और टोटल बी 43,850। तो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 664800। ऐड कर देना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट, तो 664800 पे 25% ऐड कर दीजिए। इट इज 116,200। वो 88 कॉस्ट यही है 664800 और प्रॉफिट ऐड करिए, ये 166,200 आ रहा है, तो 8,31,000 की टेकिंग्स आ जाएगी। 8,31,000 का रेंट बोल लो या 8,31,000 की टेकिंग्स बोल लो।
अच्छा, अब तो बस कैटेगरी में बांटना बाकी है। रूम ए, रूम बी, रूम सी। रूम डेज आ गए अपने। रूम डेज कितने कितने आए थे? 3120, 5940, 26400। वेट्स दे देंगे। कितना वेट्स है? 4:3:2। तो आपके इक्विवेलेंट या वेटेड रूम डेज आ जाएंगे। तो वेटेड रूम डेज हो गए 12480, 17820 और 52800। टोटल 83,100 आ रहा है क्या? तो आपका रेंट पर इक्विवेलेंट रूम डे आ जाएगा, दैट इज 8,31,000 डिवाइड बाय 83,100, तो 10 रुपये आ जाएगा। तो रेंट पर रूम डे, तो सी का आ जाएगा 20 रुपये, बी का आ जाएगा 30 रुपये और ए का आ जाएगा 40 रुपये। ये पार्ट तो अब सिंपल लगने लग गया होगा आपको, ऐसे कोई बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले ही ए बी सी में मत बांट देना, वरना फिर बाद में यहाँ क्या करोगे फिर। तो पहले तो कॉमन निकालना है, फिर उसको ए बी सी में डिवाइड करना है, ठीक है। एक मैं ना होमवर्क भेजूंगा ग्रुप पे MCQ का, तो कल संडे है तो आराम से उसको यूटिलाइज करना, टाइम देना क्वेश्चन पे, हार्ड होगा वो, और वो है वैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन पर MCQ है, तो वो दूंगा, आराम से टाइम दे के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। सिर्फ आंसर भी ले आओगे तो चलेगा।